हेलो मेरे मेरे बच्चों, मैं कृष्णा पटेल आप सभी का विनर्स ऑनलाइन स्कूल में स्वागत करता हूं। और आज की हमारी क्लास होने वाली है क्लास नंबर सेकंड, जिसमें हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। अभी तक हम क्लास 10th मैथ्स में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हम पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हमारी क्लास नंबर सेकंड होगी। इससे पहले हमारी क्लास नंबर फर्स्ट हो चुकी है, उसमें कुछ बेसिक जानकारी हमने पढ़ी है इसमें। तो आगे आइए इस क्लास के बारे में हम डिस्कस करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसको हम कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। तो यहां पर एक बार फिर से मैं आपको रिकेप कर देता हूं, उससे संबंधित जो भी जानकारी आपको एक बार और मैं बता देता हूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप कैसा होता है। तो वो होता है a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा वाला होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं, ये c1 और c2 दोनों इधर भी हो सकते हैं, है ना। ये हो गया आपका a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 भी हो सकता है। अगर c1 उधर है तो c2 को होना बहुत जरूरी है यहाँ पर, है ना। या फिर दोनों उधर होनी चाहिए या फिर दोनों इधर हो जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा a2x होगा प्लस में b2y हो गया। तो ये हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरणों के सामान्य रूप हैं। इनसे संबंधित हमने बहुत इंपॉर्टेंट कल जानकारियां पढ़ी थी, कुछ मैंने टेबल बनाई थी, उसको डिटेल में मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तीन प्रकार की मैंने हल बताए थे आपको, तीन रेशो बताए थे। एक तो बताया था a1/a2 जो नहीं होता है b1/b2 के बराबर, है ना। इसको हम कौन सा हल कहते हैं? इसको हम कहते हैं अद्वितीय हल कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कहते हैं इसको। एक बार थोड़ा सा और ध्यान रखें, अद्वितीय हल कहते हैं, और अद्वितीय हल को एक हल भी कहा जाता है। कल वाली क्लास में सेम यही वाली प्रोसेस मैंने आपको बताई थी। फिर उसके बाद में इसमें रेखाएं कैसी होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। कैसी रेखाएं होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। ये एक दूसरे को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रही है यहाँ पर। तो इन लाइनों को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। कौन सी रेखाएं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं इनको। प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। हाँ, उसके बाद में हम लोग अगर आगे चले यहां पर, तो वहां पर हमने ये भी सीखा था कि इनका सॉल्यूशन कैसा होता है। संगत हल होते हैं। किस प्रकार के हल होते हैं? संगत हल होते हैं। इनके जो हल होते हैं वो कैसे होते हैं? संगत हल। संगत हल होते हैं। ओके, हाँ। क्यों होते हैं संगत हल? क्योंकि यहां पर दोनों रेखाएं एक बिंदु पर मिल रही है। कहने का मतलब हमने अद्वितीय हल से ही हमारे x और y की वैल्यू पॉसिबल है, x और y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर कंडीशन हमारी अद्वितीय हल होगी तो हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकेंड नंबर पे हमने क्या पढ़ा था? उसमें सेकेंड नंबर पे इंपॉर्टेंट हमारा ये था कि a1/a2 की बन पाएगी b1/b2 से, और नहीं बन पाएगी c1/c2 से। नहीं बन पाएगी। तो जब नहीं बन पाएगी तो कहने का मतलब कोई भी हल नहीं होगा। क्या कहा था? कोई भी हल नहीं होगा। कोई भी हल नहीं होगा। नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। कोई भी हल नहीं होगा तो दोनों की दोनों लाइनें किस प्रकार की लाइनें होगी? समांतर रेखाएं होगी। कैसी रेखाएं होगी? समांतर रेखाएं होगी। इनको हम कहते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। ओके, प्रतिच्छेदी रेखाओं को हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, और ये समांतर रेखाएं ना पैरेलल लाइन हो गई है ना। ये कौन सी वाली लाइन है? पैरेलल लाइन है। और अद्वितीय हल को हम क्या कहते हैं? अद्वितीय हल को यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन कहते हैं। और यहां पर कोई भी हल नहीं को हम नो सॉल्यूशन कहते हैं। ये चीजें मैंने पिछली क्लास में डिटेल में, वहां पर भी मैंने इंग्लिश में आपको लिख दिया था। वहां से भी आप पिछली वाली क्लास में, क्लास नंबर फर्स्ट से आप समझ सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि यहां पर हल असंगत हल होगा। कौन सा हल होगा? असंगत हल होगा। असंगत हल होगा, है ना। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? दोनों लाइनें एक दूसरे को नहीं मिल पा रही है, तो कोई हल नहीं। तो कोई भी हल नहीं तो फिर असंगत हल, संगति हो ही नहीं पा रही दोनों लाइनों की। हाँ। अगला होगा तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये तीनों जो मैं लिखवा रहा हूं ये पूरे इस चैप्टर की जान है। ये पूरी क्या है?
ये अगर यहां से आपकी पकड़ मजबूत हो गई ना, तो समझ लीजिए आपके 3-4 नंबर के ऑब्जेक्ट टू वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके क्लियर रहेंगे, और साथ ही साथ आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे 2-2 मार्क्स के, 3-3 मार्क्स के, वो इजी तरीके से बन पाएंगे। पूरा चैप्टर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। A1/A2 की B1/B2 से तो बनेगी, साथ ही साथ C1/C2 से भी बनेगी, है ना। हाँ, C1/C2 से भी बन पाएगी। तो इस प्रकार के हल को हम कहते हैं अपरिमित रूप से अनंत अनेक हल, अनंत अनेक हल, अपरिमित रूप से अनंत अनेक हल होते हैं। तो यहां पर जो लाइनें बन पाएगी, यहां पर आपकी लाइनें कोइंसिडेंट, कहने का मतलब कि ये वाली लाइन AB वाली लाइन, और इसी के ऊपर आपकी बन पाई CD वाली लाइन, ये CD वाली लाइन, दोनों लाइनें एक दूसरे पर क्या रहेगी, आश्रित रहेगी। क्या रहेगी, आश्रित रहेगी। देखो बहुत सारे पॉइंट हो रहे हैं यहां पर। कल भी मैंने आपको यही बताया था कि अनंत अनेक हल का मतलब होता है बहुत सारे बिंदुओं पर, कहने का मतलब दोनों लाइनें, इन लाइनों को कहते हैं, इन लाइनों को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं कहते हैं, संपाती रेखाएं इनको कहते हैं, रेखाएं। ओके, हाँ, इनको कोइंसिडेंट लाइन कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इनको पैरेलल लाइन, इनको कोइंसिडेंट लाइन। ठीक, इसको क्या कहा जाता है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये 3 चीजें हो गई। और यहां पर हमारी जो लाइनें होगी वो कैसी होंगी, यहां पर होगा हमारा संगत हल होगा। क्या होगा, संगत हल, संगत हल, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि आश्रित, आश्रित होगा वो। क्या होगा, आश्रित, आश्रित संगत हल होगा, है ना। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट होगा ये, कंसिस्टेंट तो होगा पर डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, है ना। और ये क्या होगा, ये होगा आपका कंसिस्टेंट हो गया, और ये इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। और ये वाला होगा कंसिस्टेंट, ओनली कंसिस्टेंट। अब इनसे रिलेटेड हम बहुत सारी चीजें आज यहां पर सीखने वाले हैं, है ना। तो फटाफट से आ जाइए, नए क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, और वो जो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया था, उस क्वेश्चन जो था हमारा, उसमें हमारे क्लास 10 थे कि 10 स्टूडेंट थे, 10 विद्यार्थी थे, जिसमें से एक गणित की प्रतियोगिता, उसमें उन्होंने भाग लिया था। वो वाला सवाल हमारा हो चुका था। तो आइए, हमारा एक नया क्वेश्चन है, इस पर हम लोग बातें करते हैं। अब क्वेश्चन हमारा है प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल हम लोग कर चुके हैं। पहला सवाल हम पिछले क्लास में कर चुके हैं, आज से हम सेकंड क्वेश्चन, पहले सवाल का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, है ना। तो देखिए, हर चीज को आराम से समझेंगे, इसकी इक्वेशन को भी हम लोग बनाएंगे। तो देखो, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिल, कितनी पेंसिल, 5 पेंसिल, और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है ना। उसके बाद में दिया गया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए, आपको ये जो रेखिक युग्म बनाने हैं, सबसे पहले तो रेखिक समीकरण के युग्म बनाने हैं आपको, है ना। तो हम कैसे बनाएंगे, और बनाने के बाद में हमको इसको ग्राफीय विधि से भी हल करना है। पिछली क्लास में हमने यही, इस टाइप का ही क्वेश्चन था, वहां पर भी सॉल्व किया था। तो हम सबसे पहले यहां लिखेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य हम यहां से लेंगे। क्या लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य वो हो जाएगा x रुपया। x रुपया आप ले सकते हैं, है ना, x रुपया। ये x रुपया हो गया एक पेंसिल का मूल्य। हमेशा मूल्य को आपको रुपये में रिप्रेजेंट करना है ना, दर्शाना है ऐसा। उसके बाद में एक और चीज आपने मानी है, क्या मानी है,
एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य आपको लिखना है यहां पर। तो एक कलम का मूल्य, कलम, कलम का मूल्य, उसको आप क्या ले लीजिए, उसको y रुपए मान लीजिए। मान लिया आपने। हाँ, पेंसिल तो सभी जानते हैं, और कलम है ना पेन, कलम का मतलब क्या होता है, पेन होता है। तो एक पेंसिल की प्राइस कितनी हो गई, x रुपीज होगी, और एक कलम की प्राइस कितनी हो गई, y रुपीज हो गई, है ना। अब ध्यान से देखिए, यहां पर दो प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, तो वो कैसी बन पा रही है दोनों प्रॉब्लम, ध्यान से देखिए। तो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 46 रुपए। तो पहली लाइन हम लोग यहां से उठाएंगे, 50 रुपए तक वाली एक लाइन यहां से उठेगी, एक युग्म रेखिक समीकरण का युग्म यहां से बनेगा। क्या बनेगा, हाँ, तो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कहा उसने, उसने कहा है कि 5 पेंसिल, हाँ, पेंसिल को हमने x माना है तो आप यहां x लगाएंगे। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि बिल बनेगा 50 रुपए का, तो दोनों जुड़ाएंगे आपके, हाँ, इसलिए प्लस लगाना पड़ रहा है। हाँ, तो 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य, 7 कलम यानी y का मूल्य कितना रुपया है, 50 रुपया है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, पहला समीकरण हमारा बन गया है, रेखिक समीकरण, है ना। अब दूसरा भी पुनः बन पाएगा, पुनः, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः क्या कहा है, वापस से क्या कहा है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है, वो कहा गया है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य कितना दिया गया है आपको, वो दिया गया है 46 रुपीज, 46 रुपया दिया गया है, 46 रुपया दिया गया है। ध्यान से देखिए, तो वहां पर क्या होगा, 7 पेंसिल से चालू हो रहा है, पेंसिल को तो आपने क्या माना है, एक्स माना है, हाँ, तो 7 पेंसिल, 7 पेंसिल, और यहां हम मानेंगे 5 कलम, 5 कलम, और दोनों का प्राइस कितना है, 46 रुपया है। यह हो गया हमारा दूसरा समीकरण। पहला समीकरण रेखिक समीकरण और दूसरा भी रेखिक समीकरण हो, ये दोनों के दोनों हमारे दो रेखिक समीकरण के युग्म हैं, ठीक है। हाँ, हम चैप्टर यही पढ़ रहे हैं, रेखिक समीकरणों का युग्म, है ना, ये हम पढ़ रहे हैं। तो यहां पर हमने ये बढ़िया तरीके से ये दो समीकरण हमने बना लिए हैं। बनाने के बाद हम इनको ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे, ग्राफ विधि से हम इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे, तो x और y की हमको वैल्यू मिल पाएगी। वैसे तो ये है क्या है, एक अद्वितीय हल है, इस टाइप की भी क्वेश्चन मैं आपको आगे करवाऊंगा, ध्यान से देखिए। अब क्या होगा, यहां पर हम इन दोनों इक्वेशंस को एक एक वैल्यू इनमें हम पुट करते हैं और बढ़िया तरीके से इनके सॉल्यूशन निकालने की प्रयास करते हैं ना। देखिए, उसके बाद में अगर मैं यहां पर आपको कहूं कि आप इसको इस टाइप से सॉल्व कीजिए, है ना। ये हो गया आपका 5x प्लस में 7y बराबर आपको 50 दिया गया है, हाँ, 50 दिया गया है ना, 50 दिया है, 5x प्लस 7y बराबर 50, और अगला दिया है 7x प्लस 5y बराबर 46, 7x प्लस 5y, ये हो गया आपका 7x प्लस 5y, यहां ले लीजिए, है ना, ये 7x प्लस 5y बराबर में 46, ये कौन सा इक्वेशन है, ये आपका पहला समीकरण है, और ये वाला आपका हो गया दूसरा समीकरण, ठीक। हाँ, अब दोनों समीकरणों में हम क्या करते हैं, इस टाइप का बॉक्स बना लीजिए बढ़िया तरीके से। ये बन गया हमारा बॉक्स, बन गया, ये बन गया बॉक्स, ये यहां ले लीजिए x और यहां ले लीजिए y। पहले इस वाले पहले समीकरण के हम बिंदु निकालते हैं, x की वैल्यू कुछ रखेंगे तो y की वैल्यू हमको कुछ मिलेगी। देखिए, अब हमने क्या किया कि x की जगह हम कुछ पुट कर रहे हैं यहां पर। अब दिमाग लगाइए कि थोड़ा सा, अगर हम x की जगह 10 पुट करते हैं, x की जगह अगर हम यहां पर 10 मान ले हम, तो ये हो जाएगा आपका 10, आपने x की जगह 10 माना है, तो ये होगा 10 प्लस 7y बराबर में 50, फिर आप क्या करेंगे, 10 50 हो जाएगा, प्लस 7y बराबर में फिर 50, फिर ये होगा 7y, 50 माइनस 50, कुल मिलाकर आपका 7y इजिकल टू 0 बन पाएगा, और y की वैल्यू जब 7 0 के नीचे जाएगा तो फाइनली वैल्यू आपकी 0 मिल पाएगी। बात आ रही समझ में आपको। तो आपने यहां पर क्या रखा, x की वैल्यू को क्या रखा, आपने x की वैल्यू क्या ली है, आपने x की वैल्यू ली है 10, तो आपको y की वैल्यू कितनी मिली, 0 मिली, ठीक है। हाँ, उसके बाद में आप क्या करें कि यहां पर एक और वैल्यू रखें आप,
आप कौन सी वैल्यू रखेंगे, ऐसी वैल्यू रखें ताकि आपको यहां पर वैल्यू पूरी तरह क्या आए, एक पूर्ण संख्या आ जाए आपको, है ना, क्या आ जाए, पूर्ण संख्या आ जाए आपको। देखिए बढ़िया तरीके से हम सवाल करेंगे, बस थोड़ा सा इसमें आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आराम से सवाल सॉल्व कीजिए, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजों को आप समझते जाइए। अब हम क्या कर देंगे कि x बराबर हम क्या पुट करने वाले हैं, अगर हम यहां पर x की जगह अगर हम 3 पुट कर दें, कितना पुट कर दें, 3 रख दें, तो यहां पर 3 रखने का कोई कारण है कि अगर मैं 3 यहां पर रख दूं, 5 यहां पर मैंने 3 रख दिया, देखो x की जगह मैंने 3 रख दिया है, प्लस में 7y इज इक्वल टू 50 रखने का ये कारण है क्योंकि जब 5 का 3 में इंटू होगा तो 15 होगा, प्लस में 7y होगा बराबर में 50 होगा, उसके बाद में 7y होगा। अब आप बताइए कि 50 में से ये वाला जो प्लस 15 है ये प्लस में है, यहां पर इसका कोई साइन नहीं तो इसका साइन क्या है, प्लस है, यहां पर प्लस है तो 15 उधर जाएगा तो -15 होगा। अब बताइए कि 7y तो हो गया परंतु 50 में से 15 कम होंगे तो 35 बचेंगे, 35, है ना, तो ये 35 आपके बच चुके हैं। और 35 के नीचे 7 जब जाएगा तो इस टाइप से जाएगा, 35 अपॉन में 7, तो फाइनली y की वैल्यू कितनी आ रही है आपको, वो मिल पाएगी 5 मिल पाएगी। यहां पे आप 5 रखेंगे, रख दिया, बस समीकरण नंबर 1 का काम हो गया यहां से। अब हम बात करेंगे समीकरण नंबर 2 पर बात करेंगे, ओके। हाँ, तो समीकरण नंबर 2 पर हम बात करेंगे, तो यहां पर भी आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले इस टाइप का बॉक्स बना लीजिए। देखिए ये बॉक्स बन गया हमारा, ये बन गया, ज्यादा वैल्यू भी नहीं रखना है और मिनिमम 2 वैल्यू तो रखना ही रखना है आपको। ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y। पहले से आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पे 3 कर देंगे तो 15 होगा, तो 15 यहाँ पे 50 में से कम होगा तो 7 का गुणज वो वाला नंबर हो जाएगा, क्योंकि 7 से क्या हो जाता है, 7 से 14 भी कट जाता है, 21 भी कट जाता है, 35 भी कट जाएगा, है ना, 49 भी कट जाएगा, तो वो वाली संख्याएं कर सकती है। वैसे आप कोई सी भी वैल्यू रखेंगे और ग्राफ प्रॉपरली बनाएंगे तो जरूरी आपकी वो जो दोनों लाइनें हैं किसी न किसी एक बिंदु पर मिलेगी और सही बिंदु पर मिल पाएगी। अब यहां पर हमने क्या किया है कि अब इसमें इस प्रकार के प्रश्न में आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। वैसे तो दोनों कंडीशन क्या बन रही है कि 7 यहां आ गया है, 5 यहां है तो 7 यहां है, 7 यहां है तो 5 यहां है, तो आप क्या करिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि यहां पर है आपका 10, तो यहां आप ले लीजिए पहली वाली वैल्यू ले लीजिए, 8 ले लीजिए। 8 लेने का कारण यह है कि अगर मैं यहां पे 8 ले लूं, x की जगह क्या ले लूं, मैं 8 ले लूं, x की जगह क्या लेना है, मेरे को 8 लेना है, तो 7 और यहां 8 ले लीजिए प्लस 5y बराबर 46। 8 लेने का कारण है कि 7 8 56, 7 8 46, 56, तो ये हो जाएगा 5y प्लस 56 और यहां होगा 46। अब जब दोनों का अंतर जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह, तो यहां हम लिखेंगे 5y इज इक्वल टू 46 माइनस में 56, मतलब 5y इज इक्वल टू ये बचने वाला है, यहां पर कितना बचने वाला है, यहां पर 10 बचने वाला है। 10 क्यों बचा है यहां पर, और वो माइनस का क्यों बचा, वो माइनस का इसलिए बचा है क्योंकि आपका 56 बड़ा वाला नंबर है, तो बड़े वाले नंबर का क्या लगता है, साइन लगता है, इस बात का ध्यान रखें आप, बड़े वाले नंबर का साइन हमेशा लगता है, जोड़ने घटाने पे बड़े नंबर का चिन्ह लगाना है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में गुणा करने पे साइन जैसे का वैसा ही रखना है आपको, ठीक। तो यहां हो जाएगा आपका अगला वैल्यू हो जाएगा, वो हो जाएगा -10/5 और y से ये कैंसिल हो गया, -2 बचेगा। हर चीजों को मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं, आराम से समझने की कोशिश करिए, आपकी प्रतिस्थापन विधि बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान दीजिए। यहां y की वैल्यू -2 आई तो आप -2 लिख दीजिए, ये -2 हो गया, 8 रखा था 2 हो गया, है ना। अब यहां आप क्या कीजिए कि यहां आपने 8 रखा तो अगली वैल्यू आप x की क्या लिख सकते हैं, तो ऐसा आप नंबर लिखिए कि वहां पर भी पूर्ण संख्या आपकी आ जाए। यहां 3 लिया तो यहां अगर मैं 3 ले लूं, अगर x की जगह फिर अगर मैं 3 रख दूं, कितना रख दूं, 3 रख दूं, तो 46 में से अगर 21 जाएंगे तो ये बचेगा 5 और बचेगा 2 और नंबर आ जाएगा आपका, आ गया। तो वापस से अगेन ये वाली वैल्यू आप रखेंगे, कौन सी वाली वैल्यू रखेंगे, आप रखेंगे यहां पर 3 रखेंगे,
ओके। हाँ, तो 3 रखने पर आप देखिए संख्या क्या आती है आपकी। अब हम x की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। बस ये ध्यान में रखना आपको, है ना। ऐसा नहीं कि आपको 3 ही रखना, आप आपके हिसाब से ऐसा कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, बहुत आसान बनाने के लिए सवाल को। तो यहां रखेंगे हम 3 रखेंगे, और ये हो गया आपका 5y इजिकल टू 46। ये हो गया 7 या 21 होगा, पहले इंटू होगा यहाँ पे, फिर 5y इजिकल्स टू 46 यानी 46। 5y बराबर 46 में से अगर 21 को कम कर दें तो आपके बचने वाले हैं ये नंबर, आपके कितने बच जाएंगे यहाँ पर, नंबर 35 बच जाएंगे, 25 बचेंगे। ओके। हाँ, तो फाइनली y की वैल्यू कितने मिलने वाली है, 25 बटे में 5 चला जाएगा और y की वैल्यू 5 मिल गई। ये y की वैल्यू 5 मिल गई है। बस अब यहां से हम इन दोनों बॉक्स का हम ग्राफ बनाएंगे। दोनों ग्राफ्स जो दोनों ग्राफ्स बॉक्स है हमारे, इनकी वैल्यूज को हम लोग ग्राफ में पुट करेंगे, रखेंगे, तो वहां से हमारा ग्राफ बन जाएगा। ध्यान से देखिए, देखिए पहला ग्राफ क्या है, पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, पहली जो हमारी इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन जो थी वो हमारी, देखिए पहली इक्वेशन थी हमारी 5x प्लस 7y, पहली शर्त के अनुसार। तो ये बना है 10 0 और 3 5, 10 0, हाँ, x और y, ये मैं यहां से ले लू, है ना, x और y। तो पहली शर्त हमारी बनी है 10 और 0 और 3 और कुछ वैल्यू आई थी हमारी, क्या आई थी हमारी, 5 आई थी। यहां से हम वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। ये पहली इक्वेशन की बॉक्स है, ये समीकरण नंबर 1 का, है ना। अब समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरे समीकरण का बॉक्स क्या है, दूसरे समीकरण नंबर के बॉक्स की जो वैल्यूज है वो 8 - 2 और 3 और 5, 8 - 2 3 और 5, 8 - 2 3 और 5, 8 x और y, ये हो गया 8 - 2 3 और 5। ठीक है भैया, यहां से हो गया आपका समीकरण नंबर 2। हाँ, ओके। अब यहां पर हम बढ़िया तरीके से लाइनों को बनाएंगे, और दो लाइनें, दो अक्ष हम बनाएंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, वहां पर हम इन बिंदुओं को पुट करेंगे, रखेंगे, है ना, निर्देशांक हम वहां पर करेंगे। तो देखिए, आइए सबसे पहले बढ़िया तरीके से हम लाइन बना लेते हैं यहां पर। हाँ, अब मैक्सिमम एक्स की वैल्यू 10 तक जा रही है और मिनिमम 3 तक जा रही है। नेगेटिव में तो एक्स की वैल्यू नहीं है दोनों पार्ट में, वाई में क्या है, नेगेटिव है, -2 तक है। तो आप इस टाइप से आप लोग लाइन ले सकते हैं ना। हाँ, तो यहां से हम लोग लेंगे, यहां से देखिए, यहां से हम लोग लाइनों को लेंगे। ये हो गई हमारी पहली वाली लाइन, ये होगा 1 और 2, इस टाइप से ले लीजिए आप, है ना। ठीक है, इसका थोड़ा सा कलर हम चेंज कर देते हैं, फ्रेम पे आ जाते हैं। ये हो गया रेड कलर वाली लाइन, ये हो गया एक्स अक्ष। उसके बाद में अगली वाली लाइन हम ले लेंगे, एक और ले लेंगे, वाई अक्ष हो गया, और ये वाला एक्स अक्ष हो रहेगा आपका, ये रहेगा एक्स अक्ष। इसको भले ही आप थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए, ठीक, ओके। इसको भी थोड़ा सा ये वाली कर दीजिए, पीले वाले, ओके। यहां से होने के बाद में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, इस पे हम लोग रेड कलर वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, है ना, ऐसा कोई नहीं। अब देखिए, यहां से पहले इस वाली लाइन को हम पुट कर देते हैं। पुट करने के लिए देखिए, हाँ, ये हो गया 10 और 0। तो मुझे बताइए कि यहां अगर यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर भी 10 बना लीजिए। ये बना 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, और ये हो गया आपका 10। ये निर्देशांक आप यहां लिख दीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप ग्राफ पेपर पे बढ़िया तरीके से बनाएंगे, हर चीजों को यहाँ पर गैप को इक्वल मेजर में लेके चलेंगे, तो जरूर आपका पॉइंट वहां पर मिल पाएगा। ओके, ये हो गया आपका 1 2 3 4 और 5। ओके, ठीक है। यहां पर y की वैल्यू -2 तक जा रही है, तो उसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना। y की वैल्यू -2 तक जा रही है,
y की वैल्यू -2 तक जा रही है, तो उसको आप ले सकते हैं यहां पर। ये हो गया -1, ये हो गया -1, और ये हो गया आपका -2। ठीक, इसको भी आप थोड़ा सा एक्सटेंड इस टाइप से कर सकते हैं। ये हो गया, इधर तो कोई जरूरत आपको रहेगी नहीं। ठीक है, अब देखिए बढ़िया तरीके से हम लाइनों को बनाते हैं ना। अब थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि यहां पर 10 है, x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 0, तो x का अक्ष जो है यह आपका x अक्ष हो गया, x अक्ष, और ये कौन सा अक्ष हो गया आपका, y अक्ष हो गया। हाँ, इस वाली लाइन को क्या कहते हैं, इस वाली लाइन को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं, और इस वाली लाइन को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर मिलती है उस पॉइंट को हम ओरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु हम कहते हैं। ये हमारा प्लेन हो गया है, ग्राफ हो गया बढ़िया तरीके से। तो x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10, ये आ गई यहां पर 10, और y की वैल्यू 0, क्योंकि x अक्ष पर y की वैल्यू 0 होती है, यह आपको पता है ना। x अक्ष पर y की वैल्यू क्या होती है, x अक्ष पर y की वैल्यू क्या होती है, हाँ, y की वैल्यू, y का मान ले लीजिए ना, y का मान, ठीक है, y का मान 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है ना। तो y का मान पूरे एक अक्ष पे कहीं पर भी y की वैल्यू यहां पर 0 होगी। तो x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। फिर उसके बाद में x की वैल्यू 3 लेंगे हम लोग, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, तो y की वैल्यू प्लस में 5 चलेंगे, 1 2 3 4 5, यहां पर 3 और ये यहां पे आपके मिल चुके हैं। पहला पॉइंट यहां बना है और दूसरा पॉइंट यहां पे बना है। ये दोनों पॉइंट किस वाले रेखा के मिले हैं, पहले वाले समीकरण के मिले हैं, है ना, पहले वाले समीकरण के। अब दूसरे वाले समीकरण के भी बना लेते हैं हम लोग, दूसरे वाले समीकरण के भी बना लेते हैं। दूसरे वाले समीकरण के बनाएंगे, देखिए, तो दूसरे वाले समीकरण के बनेंगे 8 और -2, तो x का वैल्यू 8 और -2, तो -2 कहां पे मिलेगा, नीचे मिलेगा यहां पर। ये हो गया 8, ये हो गया आपका 8 और -2, ये -1 और ये -2, ये y वाले में है, ये भी आपका y अक्ष है ना, ये y अक्ष है, y अक्ष, कौन सा y अक्ष, y डैश अक्ष, और इधर आपका कौन सा अक्ष रहता है, x डैश अक्ष रहता है। इधर x अक्ष की सारी वैल्यू नेगेटिव, और इससे आगे सारी की सारी पॉजिटिव, यहां से ऊपर पॉजिटिव और यहां से नीचे नेगेटिव। आराम से कीजिए सवालों को, है ना, बढ़िया तरीके से। अब उसके बाद में ये पहली वाली लाइन हो गई, सेकंड वाले में 8 और -2, तो 8 कहां है, यहां, और -2 एक पॉइंट यहां पे आ गया। सेकंड वाला 3 और 5, कौन सा वाला, 3 और 5 वाला, तो x की वैल्यू 3 हो गई और y की वैल्यू 5, मतलब कि क्रॉस हो गया यहां पर। यहीं पर कौन होगा, दोनों पॉइंट होंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे कि लाइन बनाएंगे हम लोग बढ़िया तरीके से। तो लाइन पे बनाइए, देखिए लाइन बन पा रही आपकी, यहां पर ये वाली लाइन से हम इसको मिलाने की कोशिश करें, तो ये वाली तो इधर चली जाएगी इस टाइप से। अगर इसको भी थोड़ा एक्सटेंड करें हम आगे, तो ये हो गई लाइन आपकी, ये वाली, है ना। तो ये वाली लाइन हो गई आपकी इस वाले इक्वेशन नंबर फर्स्ट की, ये इक्वेशन फर्स्ट की हो गई। ये वाला कलर ले लीजिए, ग्रीन वाला, हाँ, इक्वेशन फर्स्ट की। अब सेकंड की भी लाइन ले लेते हैं हम लोग। सेकंड की भी लाइन क्या होगी, सेकंड की लाइन ऐसी होगी, यहां से हम मिलाएंगे, यहां से इसको उठाएंगे, और ये हो गई, ये इस टाइप से मिल पाएगी यहां पर। इसका थोड़ा सा कलर हम ले लेते हैं, फ्रेम इसकी ले लेते हैं, ब्लैक कलर की नहीं लेते हैं, रेड कलर की ले लेते हैं, या इस वाले कलर की ले लेते हैं, ये वाली बढ़िया। ओके, अब यहां पर हमको पता ये चल पा रहा है कि जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, दोनों रेखाएं। ये नीले कलर की लाइन का क्या था समीकरण हमारा, नीले वाली लाइन का समीकरण हमारा था, क्या था, वो था हमारा 5x + 7y = 50। 5x + 7y, 5x + 7y = 50, यहां से 5x + 7y, ये नीले कलर वाले की, है ना, 5x + 7y, इसका क्या हो गया, 5x + 7y = 50, ये वाली रेखा का समीकरण हो गया।
अब ग्रीन कलर वाली का क्या था हमारा, ग्रीन कलर वाली जो थी हमारी उसका था 7x प्लस 5y बराबर 46, 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y बराबर 46, 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y बराबर 46 है ना 46। तो यहां पर ये जो दोनों रेखाओं के समीकरण है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, और किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, वो बिंदु कौन सा है, पहले आएगा x का मान, फिर दूसरे नंबर पे आएगा y का मान। x का मान है 3 और y का मान है, यहां पर y का मान होने वाला है 5। यह हो गया 3 और 5 इस सवाल का सॉल्यूशन फाइनल, है ना। कहने का मतलब आपको मैंने क्या कहा था कि x की वैल्यू 3 आई है, कहने का मतलब x की वैल्यू 3 आई है, यानी कि पेंसिल का मूल्य 3 रुपए है और कलम का मूल्य 5 रुपए है ना। तो हम यहां से लिख सकते हैं पेंसिल का मूल्य, अतः पेंसिल का मूल्य 3 रुपए और कलम का मूल्य क्या होगा, हाँ यहां पर लिख दीजिए बढ़िया तरीके से। अतः आपको वहां एग्जाम में ग्राफ पे कुछ नहीं लिखना है, ग्राफ पे सिर्फ ग्राफ ही बनाना है वहां पर बढ़िया तरीके से। तो यहां हमने लिख सकते हैं कि अतः पेंसिल का मूल्य 3 रुपए और 5 रुपए, परंतु इस क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करेंगे अभी। ओके, जहां से हम लोग यहां से इसका कंसेप्ट भी क्लियर कर पाएंगे। ओके, तो हम यहां से इसकी प्रारूप तरीके से, इसकी बढ़िया तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, x का मान निकालने पर हमने समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालना है। क्या है समीकरण नंबर 1? समीकरण नंबर 1 से है आपका 5x प्लस 7y बराबर 50। बढ़िया तरीके से x का मान कैसे निकलेगा, आप निश्चिंत रहें, हर चीज में आपको डिटेल में समझा रहा हूं। देखिए कैसे निकलेगा, यहां से x का मान ऐसे निकलेगा। 5x किसको कहेगा, 7x को, उधर जाओ, वो गया, कहां गया, माइनस में गया, गया माइनस में, माइनस के में जाने के बाद में 5 कहां चला जाएगा, टोटल अपॉन में जाएगा, 50 माइनस 7y के टोटल अपॉन में जाएगा, कौन चला गया, 5 चला गया। इसका नाम आपने दे दिया इक्वेशन नंबर 3, दे दिया। यहां पर समीकरण नंबर 1 हो गया और 2 हो गया। तो हमने समीकरण नंबर 1 को में से, समीकरण नंबर 1 से x का हमने मान निकाला है। कैसे निकाला है, 7y उधर चला गया माइनस में, फिर अगली स्टेप में 5 नीचे आ गया। ये बढ़िया तरीका का मान हो गया आपका, x का y के रूप में मान हो गया। इस मान को, इस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे। निकालना पहले में से है, रखना है दूसरे में, ठीक, रखेंगे हम दूसरे में। तो दूसरा हमारा समीकरण क्या है, 7x प्लस 5y बराबर 46, 7x प्लस 5y बराबर 46, 7x प्लस 5y बराबर 46 इन 46। अब x की जगह हम लोग वैल्यू रखेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे, 50 माइनस 7y अपन में 5, 50 माइनस 7y, हाँ इस प्रकार से आप लिखेंगे 50 माइनस 7y अपन में 5 ब्रैकेट क्लोज, प्लस में 5y इज इक्वल टू में 46। बढ़िया तरीके से यहां पर आ गए, हम आ गए हैं। हर चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, आपके कंसेप्ट बहुत मजबूत हो जाएंगे। अगर एक सवाल को आपने कर लिया तो बाकी के सवाल आप और इजी वे में कर पाएंगे। देखिए उसके बाद क्या होगा, यहां पर अगर 7 से 5 कैंसिल नहीं होता है तो 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35 यानी 350, और माइनस में 7 7 गुण 50y के होल अपॉन में कितना आ गया है 5, प्लस ये हो गया आपका 5y इज इक्वल टू 46 यानी 46। उसके बाद में इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे क्या आप ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। अब नीचे नीचे आप क्या करेंगे, इंटू करेंगे, तो 5 एकम 5 हो जाएगा। अगर बीच में प्लस है तो 5 का 1 में इंटू करना है आपको, है ना। तो ये हो गया 5 एकम 5। उसके बाद में 1 का इंटू इस पूरे होल डिपार्टमेंट में होगा, तो 1 का इंटू करने पे कोई चेंज नहीं होता है, गुण 50y, और इधर करने पे होगा, ये हो जाएगा आपका 25y हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 46, 46 हो गया। उसके बाद में आप इसको आसान तरीके से और कर सकते हैं। क्या करना है, ध्यान से देखिए,
यहां पर भी गुण 50y काय का है माइनस का और 25y प्लस का है, तो y वाले नंबर ही आपस में बात करेंगे। 350 के पास y नहीं है तो क्या करेंगे, y वाले ही आपस में बात होगी। दोनों के साइन कैसे हैं, जब साइन अलग अलग हो तो दोनों नंबरों को आपको घटाना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 350 तो ऐसा ही लिख देंगे। हाँ, अब ये दोनों नंबर आपस में घटेंगे तो कितने बचेंगे, गुण 50 में से आपको 25 को कम करना है, तो क्या बचेंगे यहां पर 4 और 2 मतलब 24 बचने वाले हैं आपके। बचेंगे 24, हाँ 24 काई के बचेंगे, माइनस के 24 वाई बचेंगे। 24 वाई काई के बचेंगे, माइनस के 24 बचेंगे, क्योंकि 49 बड़ा नंबर है तो 49 गुण 50 का साइन माइनस का है तो माइनस लगाना आपको, जोड़ने घटाने पे बड़े नंबर का साइन लगाना है। अब रही बात कि ये जो 46 5 कहां जाएगा, 46 के इंटू में चला जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, कोई इफेक्ट नहीं। इतना हो जाने के बाद में माइनस के 24 वाई बराबर में 6 पचाम 30 23 230 हो जाएगा, यानी 46 में अगर आप 5 का इंटू करेंगे तो आपका ये नंबर 25 का 20 21 22 23 ये 230 हो गया। ओके, 46 में 5 का इंटू कर देंगे तो ये 230 आपका आ जाएगा। 230 आने के बाद में अगली स्टेप में क्या करेंगे आप, ध्यान से देखिए, माइनस के 24 वाई बराबर में 230, ये वाला नंबर 350 माइनस में जाएगा, 350 कहां जाएगा, माइनस में जाएगा। प्लस वाला है तो उधर गया माइनस में गया, माइनस में जाने के बाद में माइनस 24 वाई। अब 230 और 350, तो 350 में से अगर हम 230 को कम कर दें, क्योंकि इसका साइन प्लस और इसका साइन प्लस और इसका माइनस, साइन दोनों के अलग अलग हैं, जब साइन अलग अलग है तो घटाना है और जब साइन एक जैसे हैं तो जोड़ देना है। तो यहां कितना होगा, 0 2 और 1 120 होगा, यहां पर 120 का आई का होगा, माइनस का 120 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 350 बड़ा नंबर है, जब 350 बड़ा नंबर है कहने का मतलब जोड़ने घटाने पे बड़े नंबर का साइन लगाना है और मल्टीप्लीकेशन में साइन नहीं लगता है। अब y बराबर माइनस 120 अपॉन में माइनस के 24। हाँ, कुछ बच्चों को यह भी डाउट आता है कि सर माइनस का 24 है तो नीचे जाएगा क्या प्लस का 24 होगा, नहीं, वो कंडीशन यहां डिपेंड करती है। 24 प्लस वाई अगर इस टाइप की कोई कंडीशन हो तो आप क्या करें, यहां पर माइनस 120 करें और इसको उधर लेके जाएं तो प्लस 24 आप करेंगे, बट अगर नीचे लेके जाएंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। ओके, हाँ ये बात हो गई क्लियर आपको, ये ध्यान में रखना। माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा और 24 की टेबल में कितनी बार में 120 आते हैं, ये आ जाएंगे आपके बार दूना 24 आपके हो गए 4 5 बार में आ गए। 24 में अगर आप 5 का इंटू करेंगे तो 5 का 20 5 दूना 10 11 12 ये 120 हो गए। 5 बार में 24 पंजे 120 है ना, 24 पंजे 120, तो ये हो गए आपके 5 बार में आ गए। अब मुझे बताइए y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है नहीं आ रही है। y हमने किसको माना था, y हमने किसको माना था, कलम का मूल्य माना था हमने y को, और वास्तव में हमारी y की वैल्यू, y की जो वैल्यू है ग्राफ में कितनी आई है, 5 ही आई है। ओके, हाँ अब हम x की वैल्यू निकालने वाले हैं, ध्यान से देखिए हम किसकी वैल्यू निकालने वाले हैं, x की वैल्यू निकालने वाले हैं। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में नहीं, 1 में ना आप 3 में रख दीजिए। 3 में जो 3 निकाला था ना, समीकरण नंबर 1 का ही रूप होता है 3, हमने निकाला था समीकरण नंबर 1 का, ये यहां से हमने समीकरण नंबर 1 से x का मान जब निकाला था, समीकरण नंबर 1 ही है यह भी, है ना। हाँ, तो इसको हमने 3 दिया था, तो यहां पर हम इस वैल्यू को रखेंगे 50 माइनस 7y अपन में 5, 50 माइनस 7y अपन में 5, 50 माइनस 7y अपन में 5, तो x बराबर 50 माइनस 7y अपन में 5। टोटल अपॉन लेना बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, क्या कर देते हैं वो 50 माइनस 7y 5, बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं ऐसा लिख देते हैं और बस ये नीचे 5 कर देते हैं। तो नियम क्या है कि 5 फिर इसको 50 को कैंसिल कर देगा 10 बार में, परंतु अभी 5 50 को कैंसिल नहीं कर पाएगा, जब तक ये घटे नहीं तब तक वो कटे नहीं। 50 में से कोई नंबर कम होगा ना, 5 से ये नंबर आपस में कैंसिल नहीं होंगे, ये बात ध्यान में रखें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसको कैंसिल कर देते हैं, तो वो गलत विधि है।
अब उसके बाद में थोड़ा सा आगे हम चलते हैं, यहां पर x की वैल्यू निकालने के लिए ये हो गया 50 माइनस 7 और y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 हो जाएगी, ये हो गई 5, ये होल अपॉन में कितना हो गया 5। थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं इसको, देखिए यहां पर होगा x बराबर 50 माइनस 35 यानी 35, होल अपॉन में कितना 5, कितना बचेगा यहाँ पे 15 बचेगा, अपॉन में 5, ये हो गया x। तो 5 के टेबल में 15 कितने बार में आते हैं, 3 बार में आते हैं। ओके, अब बताइए मुझे कि y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 3। अब देखिए y की x की वैल्यू 3, ग्राफ में देखो x की वैल्यू 3 है। हाँ, अब ये हो गई हमारी ग्राफीय विधि से सवाल हो गया, वो हमने कौन सी विधि से किया है, प्रतिस्थापन विधि से हमने इनको हल किया है। यहां पर कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हमने इनको सॉल्व किया है। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, विधि से हल करने पर, हल करने पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहां पर। अब आप लिख सकते हैं कि एक पेन की मूल्य, एक पेन है ना, पेंसिल है ना हमारी, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x बराबर कितना आया हमारा, 3 रुपये। हाँ, 3 रुपये कर दीजिए आप इसको, 3 रुपये इस टाइप से है ना। और अगला उत्तर आपका क्या आया, एक कलम का मूल्य, कलम का मूल्य, कलम का मूल्य वो आया है आपका y रुपये। तो y आपने कलम को क्या माना था, हाँ कलम का मूल्य y, तो y की वैल्यू आपकी क्या आई है दूसरी विधि से, y की वैल्यू आपकी आई है 5 रुपये। तो आप यहां लिख दीजिए 5 रुपये, 5 रुपये, यह आपका फाइनल आंसर रहेगा। ये जो आंसर है आपका फाइनल आंसर है यहां पर। ओके, हमने इस सवाल को ग्राफ विधि से भी सॉल्व किया है बढ़िया तरीके से। यहां पर दोनों हमारी जो रेखाएं थी, हमारी जो रेखिक समीकरण है, दोनों को हमने जब यहां पर प्लॉट किया इस ग्राफ में बढ़िया तरीके से, तो एक बिंदु पर वो मिल पाई। और वास्तव में ये अद्वितीय हल भी है, अगर आप उसका देखें हल तो वो अद्वितीय हल ही निकलेगा। ओके, तो आइए हम अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बढ़िया तरीके से इस सवाल को आप नोट कीजिए, हर चीज को आप डिटेल में लिखते जाइए, आपके 100 मार्क्स जरूर आएंगे। बस आप, मैं जो कहता जाता हूं उस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान लगाकर पढ़ते जाइए। चलिए अब आते हैं हम प्रश्नावली 3.1 हमारा चल रहा है, और 3.1 में हमारा प्रश्न क्रमांक 2 जो है यहां पे आते हैं। पहले सवाल में हमारे 2 सवाल थे, प्रश्न क्रमांक पहले में 2 सवाल थे, दोनों सवाल हमारे सॉल्व हो गए और प्रश्न क्रमांक 2 पे हम लोग आते हैं। तो दूसरा जो सवाल है हमारा वो इस प्रकार से, दूसरा सवाल में पढ़ते हैं, अनुपातों a1 a2 b1 by b2 c1 by c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। 3 प्रकार की हमको बातें कहेंगे। इस सवाल में क्या पूछा गया हमसे, 3 प्रकार की बातें पूछी गई है। हमको सबसे पहले समीकरण युग्म है ना, हमको यहां पर हमको एक समीकरण का युग्म दे दिया गया है, तो यहां से हमको कंपैरिजन करना है a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 की। अब मुझे बताइए कि सबसे पहले इस दूसरे सवाल में आपको करना क्या चाहिए, इसमें सबसे पहले आपको a1 की वैल्यू निकाल लीजिए, हल। अब बताइए a1 की वैल्यू होगी 5, b1 की वैल्यू बहुत सारे बच्चे 4 लिख देते हैं, जो कि गलत है। 4 नहीं होगी b1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू होगी -4। ओके, चिन्ह को भी आपको साथ में लेना है। फिर C1 की वैल्यू आप क्या लेंगे, C1 की वैल्यू लेंगे 8, ले लिया 8। हाँ, उसी प्रकार से दूसरे वाले समीकरण में से A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। A2 लेना है x वाले के मल्टीप्लीकेशन वाला। फिर B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, B2 की वैल्यू आ जाएगी 6, और C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -9 आ गई। यहां पर हमने तीनों अनुपातों को निकाल लिया है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। यहां पर हमने क्या कर ली, तुलना कर ली, हमने इसको तुलना कहते हैं, क्या कर ली हमने,
तुलना कर ली है। अब तुलना करने के बाद में हमको तीन चीजें पूछिए कि यहां पर रेखाएं आपकी प्रतिच्छेद करती है क्या, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, इंटरसेक्टर कहते हैं इसको, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर समांतर है ना, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, या फिर आपकी संपाती, संपाती है ना कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर, उसको हमने कहा था कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन हो गई हमारी। तो तीन टाइप की लाइनें होती है, एक होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन, एक होती है हमारी पैरेलल लाइन, और तीसरी होती है कोइंसिडेंट लाइन। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसको कहते हैं समांतर रेखाएं, और इसको कहते हैं संपाती रेखाएं। तीन प्रकार की हमने रेखाएं पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ी थी, तीन प्रकार की रेखाएं हमने पढ़ी थी। एक बार और आपके सामने है, देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती है, एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। और समांतर रेखाएं क्या होती है, जो एक दूसरे को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। और संपाती रेखा क्या होती है, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाती है। ओके, अब देखिए सवाल पे हम लोग आते हैं। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे, अगर हम सबसे पहले इन रेशो को मिलाने की कोशिश करें तो रेशो हमारा क्या बन रहा है, A1 का बाई A2 फिर B1 बाई B2 से। अगर दोनों की ही अगर हम लोग बात करें तो -5/7 तीसरे वाले की लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और एक काम कीजिए, पहले आप इन रेशो को लिख लीजिए, है ना, रेशो को लिख लीजिए। तो ये हो गया 5/7 और 4/6। क्या ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है क्या, शुरू की दोनों A1 बाई A2 और B1 बाई B2 आपस में तो बराबर नहीं है। हाँ, क्योंकि 5/7, इसको अगर थोड़ा बहुत भी और कम करें तो ये इस टाइप से हो सकता है, ये 2 बार कैंसिल होगा और ये 3 बार होगा, तो तब भी आपका 5/7 जो है वो बराबर नहीं हो पाएगा -2/3 से। एक तरीका और है इसको फास्ट करने का, आप क्या कर सकते हैं कि पहले ही नंबर पे आप x वाले में y वाले का इंटू कर दीजिए। तो कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। अब 30 होने के बाद में 7 वाले का 4 वाले में इंटू कर दीजिए, तो कितना हो रहा है, 28 हो रहा है। पर 4 वाला कितना हो रहा है, ये -4 है तो ये -28। क्या ये दोनों बराबर है क्या, सॉल्यूशन नहीं। जब दोनों कंडीशन आपस में बराबर नहीं हो तो कौन से वाली चीज पे हम लोग जा सकते हैं, जब दोनों वाले सॉल्यूशन बराबर नहीं हो, A1 बाई A2 और B1 बाई B2 बराबर नहीं हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हम लिख सकते हैं। कौन सा वाला हल होता है, अद्वितीय हल होता है। कौन सा वाला हल होता है, अद्वितीय हल होता है। बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ रहा है यहां पर। हाँ, अब देखिए हम यहां कहेंगे कि यह एक अद्वितीय हल है और प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। कौन सा हल होगा, यह एक अद्वितीय हल है, यह रेखाएं का जो युग्म है वो अद्वितीय हल होगा, रेखाओं का युग्म है वो अद्वितीय हल होगा, रेखाओं का युग्म अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। हाँ, अद्वितीय हल है। अब आपका फाइनल आंसर क्या पूछा है सवाल में, रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी, प्रतिच्छेद होंगी, होगी, ये आपका आंसर फाइनली रहेगा। सवाल में आपसे तीन रेखाओं के बारे में ही डिस्कस किया गया है, पूछा गया है कि रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, ये समांतर रेखाएं होगी, ये संपाती रेखाएं होगी। तीन प्रकार की रेखाएं होती है। तो यहां पर हमने इन दोनों रैखिक समीकरणों की जब हम तुलना A1 A2 B1 B2 और C1 C2 से की हमने तुलना, तो हमने पाया कि यहां पर सॉल्यूशन किस टाइप का आया है, यहां पर सॉल्यूशन आपका आया है A1 बाई A2 नहीं है B1 बाई B2 के, नहीं है B1 बाई B2 के। ये वाली कंडीशन आपकी बन पा रही है। अगर इस प्रकार की कोई कंडीशन आपकी बने तो आप क्या कह सकते हैं, इस प्रकार की कंडीशन कोई बने तो आप क्या कह सकते हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। कैसी होंगी रेखाएं, रेखाएं आपकी प्रतिच्छेदी होंगी। बात आ रही समझ में, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। ये इस सवाल का क्या है, फाइनल उत्तर है। ये इस सवाल का फाइनल उत्तर है।
इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में एमसीक्यूज में आ सकता है। यह जो सवाल है ना 1 नंबर का, हर साल ऐसा प्रश्न आता ही रहता है। इस प्रकार का कोई सा भी आपको एक नंबर दे दिया जाता है, 2 रेखिक समीकरण दिए जाएंगे, वहां पर आपको a1 b1 a2 b2 और c1 c2 की कंपैरिजन करके ये पहले वैल्यू निकाल लेना है। फिर शुरू वाले 2 अनुपातों को आप चेक करेंगे क्या वो वास्तव में बराबर है, तो फिर तीसरे वाले से बात करेंगे। यहां पर हमने रेखाओं के बारे में बात थी, अगले सवाल पे हम लोग बातें करते हैं। ओके, अगला जो सवाल है उस पर भी हम लोग बातें कर लेते हैं। देखिए अगला सवाल है, अगला जो सवाल है यहां पर बता दीजिए फटाफट से, बहुत इजी है। यहां पर भी बताइए a1 की वैल्यू क्या होगी 9, b1 की वैल्यू क्या होगी 3, c1 की वैल्यू कितनी होगी 12। तीनों कंडीशन इधर है, क्योंकि अगर हम a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर में 0, इन दोनों रेखिक समीकरणों से इन दोनों की अगर हम तुलना करें तो यहां पर हमें वैल्यू मिल सकती है। तो a2 की क्या होगी 18, b2 की क्या होगी 6, c2 की क्या होगी 24। अब अगर हम इनको सॉल्व करने जाएं तो आप लिख दीजिए सबसे पहले 9/18 लिख दीजिए। आपने लिख दिया 9/18 लिख दिया, फिर आप लिख दीजिए 3/6 लिख दीजिए, 3/6 हो गया। फिर आप लिख देंगे 12/24, 12/24। अब क्या तीनों बराबर है क्या, तीनों बराबर है। कैसे, 9 से कटा 18 1 2, 3 से 6 कैंसल हुआ 1/2 और 12 से 24 कटा 1/2। तीनों कंडीशन आपस में बराबर हैं, और जब भी तीनों कंडीशन आपस में बराबर हो, जब भी तीनों कंडीशन आपस में क्या हो बराबर हो, तो वहां पर अपरिमित रूप से अनंत अनेक हल होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। और रेखाओं की बात होगी तो संपाती रेखाएं होगी। किस प्रकार की रेखाएं होगी, संपाती रेखाएं होगी। तो हम यहां कह देंगे कि भैया a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और c1/c2 भी बराबर है। तीनों अनुपात आपस में क्या है बराबर है। अब बराबर है तो हम इनको क्या लिखेंगे, रेखिक युग्म जो है हमारे क्या हो रहे हैं, हम इनको लिखेंगे अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनंत अनेक हल है, अनंत अनेक हल हैं। तो रेखाओं के बारे में बात होगी तो रेखाएं कैसी है, अतः रेखाएं, अतः रेखाएं जो आपकी जो रेखाएं हैं वो कैसी होगी, वो रेखाएं होगी आपकी संपाती रेखाएं होगी। कैसी होगी, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं होगी, अतः रेखाएं संपाती होगी, संपाती होगी। हाँ, इनको हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको, कोइंसिडेंट लाइन। सेकेंड वाले में कोइंसिडेंट लाइन हम कहेंगे। ये जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन था इसमें हम क्या कहेंगे, इसको कोइंसिडेंट लाइन कहेंगे। यहां पर हमारी दोनों जब हम बनाएंगे इनको रेखाओं को ग्राफ पर, तो दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर होगी, क्योंकि यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बार में कटा, ये भी 2 बार में कटा, ये भी 2 बार में कटा, सारी वैल्यू प्लस में है। तो इस टाइप से यहां पर आप कर सकते हैं इन चीजों को। ओके, तो कैसी क्या लगी क्लास आज की, जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। जो भी आपको चीजें हैं आप बताएं कमेंट बॉक्स में, और उसके बाद में बाकी के क्वेश्चंस हम लोग कल करने वाले हैं, कल की क्लास में। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि विनर्स इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल चैनल आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और आज जो मैंने आपको लिखवाया है वो चीजें आपको लिखित में यहाँ पर विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब क्लास पीडीएफ से आपको मिल जाएगी। यहाँ सर यहाँ प्रैक्टिस जोन है, इससे आप जुड़ सकते हैं। आगे की हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारा ऑनलाइन स्कूल बाय विनर्स है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ जुड़ें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बनाइए बेहतर परसेंटेज क्लास 10th में। और यहाँ पर हर सब्जेक्ट की तैयारी आपको करवाई जाएगी। ओके, हाँ, उसके बाद में कुछ हमारे सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, इनसे आप लोग जुड़ सकते हैं। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं इन चीजों को। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।